क्रेडिटर के पास पेंडिंग होता है। उसके बाद लायबिलिटीज लिखी जाती हैं। लायबिलिटीज लिखने के बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सपेक्टेड टू रैंक। इसके बाद एसेट्स लिखी जाती हैं और लास्ट में एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस लिखा जाता है। एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो देखिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और इसी के साथ साथ हम एक और अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी अकाउंट भी हम सब में बनाते रहते हैं या हम बाद में भी बना सकते हैं। डेफिशिएंसी अकाउंट का मतलब होता है कमी खाता, जिसमें हम लेफ्ट हैंड साइड पे प्रॉफिट लिखते हैं सारे और राइट हैंड साइड पे लॉसेस लिखते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में सबसे पहले अगर मैं लायबिलिटीज़ की बात करूँ, सबसे पहले लायबिलिटीज़ की बात करूँ तो 4 कैटेगरी बनाई गई हैं, जिसमें पहला है अनसिक्योर क्रेडिटर। अनसिक्योर क्रेडिटर जो हमारे लिस्ट ए में आते हैं, ऐसे क्रेडिटर होते हैं जिनके पास कुछ भी सामान गिरवी नहीं होता और ये अनसिक्योर होते हैं। दूसरे होते हैं हमारे, क्योंकि जगह अच्छी खासी है, आराम से एक एक दो दो लाइन छोड़ के लिखेंगे, फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर। फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर ऐसे क्रेडिटर होते हैं जो फुल्ली सिक्योर होते हैं, ये लिस्ट बी में आते हैं। तीसरे आते हैं पार्टली सिक्योर क्रेडिटर। पार्टली सिक्योर क्रेडिटर ऐसे क्रेडिटर होते हैं जो पार्टली सिक्योर होते हैं, जो कि लिस्ट सी में आते हैं। इसके बाद आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर वो क्रेडिटर होते हैं जिनको प्रेफरेंशियल राइट होता है और ये लिस्ट डी में आते हैं। इसी तरह से हम प्रॉपर्टीज की लिस्ट बनाते हैं। प्रॉपर्टीज एज पर लिस्ट ई। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, उसके बाद इसको डिटेल में सॉल्व करते हैं। कह रहे ट्रायल बैलेंस दे रखा है श्री भागचंद का, जो इंसॉल्वेंट हो गए 31 दिसंबर 2005 को, और कैश स्टॉक डेटर फर्नीचर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स दे रखा है। आगे लिखा है वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड बाय सिक्योर क्रेडिटर। वो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी अलग दे रखी है जो सिक्योर क्रेडिटर के पास है। जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड बाय पार्टली सिक्योर क्रेडिटर वो भी अलग से दे रखी है, लॉस भी दे रखा है और ड्राइंग भी दे रखी है। इसके अलावा अनसिक्योर क्रेडिटर खुद ही बता रखा है कौन से क्रेडिटर अनसिक्योर है। सिक्योर क्रेडिटर भी खुद ही बता रखा है, पार्टली सिक्योर क्रेडिटर भी खुद ही बता रखा है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर भी बता रखा है। यानी कि हमें यहाँ पर चीज़ों को अलग अलग फाइंड नहीं करना है। कैपिटल दे रखी है और प्रॉफिट दे रखा है। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टॉक इज एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 3620 और फर्नीचर 820 एंड इन्वेस्टमेंट इन शेयर 6000। बैड डेट आर एस्टिमेटेड एट ₹5000। तो हम सबसे पहले अपने क्रेडिटर्स को क्रॉस चेक कर लेते हैं और क्रेडिटर में अनसिक्योर क्रेडिटर जो क्वेश्चन में दे रखे हैं लिस्ट ए में, अनसिक्योर क्रेडिटर, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट है नहीं इसलिए हम आराम से लिख सकते हैं इंडिविजुअली पॉइंट, 1,80,000 के हैं और यही एक्सपेक्टेड टू रैंक हो जाएंगे जब तक कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। फुली सिक्योर क्रेडिटर जो कि 25,000 रुपीज़ के हैं, क्योंकि ग्रॉस लायबिलिटीज में पूरा अमाउंट आएगा और यहाँ पे फुली सिक्योर क्रेडिटर का अमाउंट है क्रेडिटर का 25,000 रुपीज़ और यहाँ पे इनके पास जो सिक्योरिटी है उस सिक्योरिटी का अमाउंट 35,000 रुपीज़ है। यानी कि अगर मैं फुली सिक्योर क्रेडिटर को देखूँ तो मैंने इन्हें 25,000 रुपये देने हैं और इनसे बदले में सिक्योरिटी 35,000 रुपये की लेनी है। इसका मतलब 10,000 रुपीज़ का जो मेरे पास सरप्लस बच रहा है, ये सरप्लस हमारा लिस्ट जी के बाद ऐड हो जाएगा, सरप्लस एज पर कॉन्ट्रा। ठीक है, इसके बाद प्रेफरेंशियल पार्टली सिक्योर क्रेडिटर बता रखे हैं। पार्टली सिक्योर क्रेडिटर का अमाउंट 10,000 रुपीज़ है और यहाँ पर इनके पास जो सिक्योरिटी गिरवी है वो 4,000 रुपीज़ की क्वेश्चन में बता रखी है। इसका मतलब अभी भी इनको कितने रुपए पे करने हैं, 6,000 रुपीज़ पे करने हैं। तो ये 6,000 रुपीज़ एक्सपेक्टेड टू रैंक में आ जाएंगे और इधर ग्रॉस में पूरा अमाउंट आता है जितने रुपए के क्रेडिटर होते हैं। अब आप देखिए फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर में कोई भी अमाउंट बाहर क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सरप्लस बच रहा है। हमारी जो सिक्योरिटी है वो 35,000 रुपीज़ की है और जो डेप्ट है वो 25,000 का है, इसलिए 10,000 रुपीज़ हमारा सरप्लस बच रहा है। जो व्यक्ति इंसॉल्वेंट हुआ है उसका सरप्लस बच रहा है। इसके बाद क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को भी अलग से बता रखा है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 1900 रुपीज़ की हैं और जो भी पेमेंट रिकवर होगी एसेट से उनमें से सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट करा जाएगा। यहाँ पे भी लिख देंगे एज पर कॉन्ट्रा 1900।
यहाँ से भी बाहर कोई भी अमाउंट नहीं आएगा। इसका मतलब अगर मैं ग्रॉस लायबिलिटी में चेक करूँ तो ग्रॉस लायबिलिटी में चारों क्रेडिटर की जो कैटेगरी है, लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, लिस्ट डी, चारों का अमाउंट एक्चुअल बाहर आता है, लेकिन एक्सपेक्टेड टू रैंक में सिर्फ लिस्ट ए और लिस्ट सी से अमाउंट बाहर आता है। लिस्ट ए का पूरा अमाउंट लिखते हैं, लिस्ट सी में जो सिक्योरिटी के बाद जो डिफरेंस बच रहा होता है पेमेंट का वो लिखते हैं बाहर। इसके बाद प्रॉपर्टीज में आ जाए। सर जी जी सर, यही वाला पार्शियली सिक्योर और ये वाला प्रोफेशनल क्रेडिटर वाला बता दीजिए फिर से। पार्टली सिक्योर क्रेडिटर, इसका कुछ पार्ट सिक्योर है, कुछ पार्ट अनसिक्योर है। यहाँ पे बोला था कि क्रेडिटर 10,000 के हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी का अमाउंट है वो खाली 4,000 रुपीज़ है। इसका मतलब अभी भी 6,000 रुपीज़ बैलेंस है जो हमें इनको पे करना है, इसलिए इस अमाउंट को बाहर लिखा है। अब जब हम इधर का टोटल करेंगे तो इधर का टोटल जो ग्रॉस लायबिलिटीज का टोटल है वो हमारा टोटल 2,16,900 आ रहा है, जबकि वाला एक्सपेक्टेड टू रैंक का टोटल 1,86,000 आ रहा है। और ये रूल है, जितना एक्सपेक्टेड टू रैंक का टोटल होगा उतना ही टोटल आपका एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस का भी होगा। ये क्वेश्चन करने का ये बेनिफिट होता है कि एक्सपेक्टेड टू रैंक और एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस का टोटल सेम होता है, तो हमारा आंसर मिलाने में आसानी रहती है। कहीं गलती होती है तो हमें पता लग जाता है। अब हम एसेट्स की बात करेंगे। एसेट्स में लिस्ट ई में वो वाली एसेट्स आती हैं जो कहीं गिरवी नहीं होती, जैसे कैश। कैश 8,300 रुपीज़ का है, अंदर लिखेंगे, और एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस क्योंकि 100 रुपये का नोट 100 रुपये में चलेगा, उस हिसाब से 8,300 रुपये जब फटा होगा तब देखेंगे, अभी तो पूरे हैं। 8,300 रुपये 8,300 में चलेगा। जब फटा होगा या चिथड़े होंगे तो अलग से इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में होगी। इसके बाद स्टॉक की बात करूं, स्टॉक जो है क्वेश्चन में 6,620 का ट्रायल बैलेंस में दे रखा है। नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला है स्टॉक इज एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 3620। इसका जो प्रोड्यूस है वो 3620 का हुआ है, इसका डिफरेंस डेफिशिएंसी में जाएगा, अभी वो भी बताएंगे। इसके बाद डेटर दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है, हम ऊपर फर्नीचर लिखेंगे। फर्नीचर जो है क्वेश्चन में दे रखा है आपका 2,820 रुपीज़ का, और क्वेश्चन में कितने रुपए मिल रहे हैं, खाली फर्नीचर से 820 रुपीज़ मिल रहे हैं। ये तो हमारी वो एसेट्स हो गई जो कहीं भी गिरवी नहीं थी, हमने लिस्ट ई में लिख लिया। इसके बाद बुक डेब्ट, जिनको हम डेटर बोलते हैं, बुक डेब्ट्स लिस्ट एफ में लिखे जाएंगे। और बुक डेब्ट्स में हमारे पास 3 कैटेगरी होती है, गुड, डाउटफुल, बैड, या फिर क्वेश्चन में इंडिविजुअली बता रखा होता है। जैसे यहाँ पे बता रखा है कि जो डेब्टर का अमाउंट है वो हमारा 1,30,000 रुपीज़ है, लेकिन उसमें से 5,000 रुपये के बैड है, यानी कि रिसीव कितने हो रहे हैं, 1,25,000 रुपीज़ हो रहे हैं। इसके बाद आगे देखिए इन्वेस्टमेंट इन शेयर। इन्वेस्टमेंट इन शेयर भी कहीं गिरवी नहीं था, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट हमारे 5,000 रुपये के हैं, जबकि केवल हम उन्हें बेच 6,000 रुपये में रहे। 1,000 का सरप्लस ये हम डेफिशिएंसी में दिखाएंगे। जब बुक डेप आ जाएगा लिस्ट, वो डाउटफुल वाला उन्होंने कुछ अलग से बताया नहीं है इसमें से। अगर होगा तो डाउटफुल जितना होगा वो तो इनर कॉलम लिखेंगे और जितना होगा रिसीव होगा वो बाहर लिखेंगे। ठीक है, बुक डेप लिस्ट एफ के आने के बाद इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट आता है बिल्स रिसीवेबल और प्रॉमिसरी नोट्स। बिल्स रिसीवेबल और प्रॉमिसरी नोट्स जो हैं हमारे लिस्ट जी में आएंगे। बिल्स रिसीवेबल और प्रॉमिसरी नोट्स के नाम पे कुछ नहीं दे रखा, तो इनका सबका टोटल कर लेंगे, और टोटल करने पर इसका टोटल करेंगे। टोटल करके देख लेते हैं टोटल करने पे कितना अमाउंट आ रहा है, उसमें ऐड करेंगे सरप्लस, यहाँ से यहाँ तक का टोटल करिए। इसके बाद ऐड करेंगे सरप्लस एज पर लिस्ट बी। जो लिस्ट बी से हमारा सरप्लस आया है वो यहाँ लिख देंगे 10,000। इसके बाद इसको ऐड कर लेंगे और इसमें से माइनस करेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 1,53,740। इसमें 10,000 ऐड करेंगे तो 1 लाख ये मिला के कह रहा है ये। अच्छा ये 143,000 आ रहा है, इसको ऐड करेंगे तो 1,53,740 आएगा। इसमें माइनस करेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जो कि 1,900 रुपये के हैं, इसको माइनस करने पे हमारा अमाउंट आएगा 1,51,840 रुपीज़। ये हमारी नेट एसेट्स आ गई, और इस नेट एसेट्स में हम ऐड करेंगे डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच। डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच। अब डेफिशिएंसी जो लिस्ट एच की है वो डेफिशिएंसी अकाउंट से आएगी, और इसका टोटल 1,86,000 हो जाएगा। अब देखिए हम अगला पॉइंट समझते हैं जो हमें डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना है। डेफिशिएंसी अकाउंट में बताया था मैंने, एक साइड प्रॉफिट आता है। अगर प्रॉफिट वाली साइड देखें, लायबिलिटी में हमारे पास कैपिटल दे रखी है। अगर कैपिटल लायबिलिटी साइड होती है तो प्रॉफिट वाली साइड लिखी जाती है। इसका अमाउंट 13,500 रुपीज़ है। इसके बाद हमारे पास 2 साल का प्रॉफिट दे रखा है, और प्रॉफिट 2003 एंड 2004 का 55,600 रुपीज़ दे रखा है। इसके बाद अगर मैं देखूं तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट हो रहा था इन्वेस्टमेंट को सेल करके, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसका 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा था। लॉस वाली साइड अगर मैं चेक करूं तो सबसे पहले तो नीचे ही लॉस दे रखा है 2005 का, और 2005 का लॉस हमारे पास क्वेश्चन में 25,000 रुपीज़ दे रखा है।
इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में ड्राइंग दे रखी है। ड्राइंग्स क्वेश्चन में हमारे पास 69,260 रुपीज़ की दे रखी हैं। इसके बाद हमारे पास हम चेक करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स कौन कौन सा आ रहा है। गुड इवनिंग। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, अगर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स की बात करूं तो यहाँ पर मैंने स्टॉक को जो बेचा था 6,620 का था, जिसको 3,620 का बेचा था, यानी कि स्टॉक पर 3,000 रुपये का लॉस आ रहा था। इसके बाद अगर मैं देखूं तो हमारे पास फर्नीचर 2,820 का था, जिसको 820 में बेचा था। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2,000 रुपीज़ का लॉस आ रहा था। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट चेक करूं, नेक्स्ट पॉइंट मेरा जो है यहाँ पे डेटर का है, जिसमें बैड डेब आ रहे थे और बैड डेब्ट्स हमारे 5,000 रुपीज़ के आ रहे थे। तो यानी कि यहाँ पे टोटल जो अमाउंट आ रहा है वो 10,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है एसेट्स को सेल करके। इसके बाद इसका टोटल कर लेते हैं। डेफिशिएंसी अकाउंट में हमेशा डेफिशिएंसी साइड का, लॉस साइड का टोटल ज़्यादा आता है, और इसको चेक करेंगे तो 69, 79 और 1,04,260 रुपीज़ बचेगा। 1,04,260 रुपीज़ में से मैं ये अपने सारे अमाउंट माइनस करूँगा और मेरे पास क्वेश्चन में डेफिशिएंसी आ जाएगी एज पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और जब मैं 1,04,260 में इन तीनों अमाउंट को माइनस करूंगा तो मेरे पास डेफिशिएंसी आ जाएगी 34,160 रुपीज़ की। ठीक है, ये 34,160 हम यहाँ पे अपना लिख देंगे लिस्ट एच में, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।